हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। यहाँ पे आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, वो है मल्टीपोल एक्सपेंशन। मतलब डायपोल मोमेंट, क्वाडपोल मोमेंट, तो इस तरह के जो मोमेंट्स डायरेक्ट निकालने होते हैं उसको हम कैसे निकालेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। डायपोल देखो नाम से पता चलता है, मतलब उसके दो पोल होंगे। मतलब हमारे पास से जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो दो टाइप के चार्ज पार्टिकल होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बना रखा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमारे पास डी है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये डायपोल कहलाएगा। तो अब इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है और जो पोटेंशियल है वो किस तरह से निकालेंगे वो देखते हैं। डायपोल मोमेंट जो होगा डायपोल का वो हो जाएगा पी, हम इसको पी से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और डायपोल मोमेंट होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू या माइनस क्यू दोनों इक्वल चार्ज होंगे। यानी कि मान लो ये प्लस क्यू चार्ज 2 कूलम का है तो माइनस क्यू चार्ज भी 2 कूलम का ही होगा हमारे पास। तो यहाँ पे P जो होगा डायपोल मोमेंट वो हो जाएगा Q चार्ज मल्टीप्लाई बाय D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज। तो दिस इज द डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट बात, तो ये सबसे पहले तो ये याद रखना है कि डायपोल मोमेंट जो होगा वो होगा Q मल्टीप्लाई बाय D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन जो होगी डायपोल मोमेंट की, वो देखो हमें पता है कि चार्ज जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो डायपोल की डायरेक्शन याद रख लेना कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी। ओके, अगला जो टर्म आती है हमारे पास वो होता है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल का पोटेंशियल क्या रहेगा, तो किसी भी डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा वो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको याद रख लेना कि V जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। P यहाँ पे है चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब डायपोल मोमेंट। P का क्या है यहाँ पे, डायपोल मोमेंट रहेगा भाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप डायरेक्ट यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस अगर इन सभी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इसका डेरिवेशन निकालने लग जाएंगे तो हमारा सिलेबस बहुत लेंथी हो जाएगा। और हम सिर्फ इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि CSIR, नेट, गेट और जस्ट पेपर बार के एग्ज़ाम्स या MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम देख के यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम सिर्फ लास्ट रिजल्ट और उससे जो इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड बातें हैं, जैसे हमें डायपोल के बारे में पता चल गया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथमेटिकल लास्ट का रिजल्ट हमें याद रखना है। ओके, तो ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ से आगे आएगा हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है कि अगर डायपोल मोमेंट हमें गिवन है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल से डिवाइडेड बाई R ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर पोटेंशियल में था तो ये हो जाएगा P बाई R क्यूब 2 cos ऑफ थीटा R कैप प्लस साइन ऑफ थीटा R कैप। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ P डॉट E। P क्या है, डायपोल मोमेंट, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, P डॉट E के बराबर हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉर्क ऑफ ए डायपोल। टॉर्क क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। P क्रॉस E इज द टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे देखो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा हमारे पास, नेट जो फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, 0 के बराबर रहेगा यहाँ पे नेट फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट फोर्स रहेगा 0। नेक्स्ट आता है अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो रहेगा नेट वो रहेगा डेल P डॉट E के बराबर।
डेल ऑफ पी डॉट ई, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए भाई, इसको राइट डाउन कर लीजिए, अपना एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, और साथ साथ हमारे जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, लेक्चर 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कंटिन्यूसली नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको दोबारा से इसका रिवीजन हो जाएगा। वीडियोज़ को 2 बार 3 बार देखें तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद हो जाएगा सब, ठीक है। तो इसी के बेस्ड ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। कोई भी एग्जाम दे लेना आप, फिजिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हैं वो यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो थी छोटी छोटी टर्म्स डाइपोल्स के रिलेटेड, अगर फोर्स निकालना हो, टॉर्क निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो। क्वेश्चन जो देखने को मिलता है वो यहाँ से मिलता है कि उसका मोनोपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट निकालिए। कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोई भी आपको दे रखा होगा, ठीक है, कोई पैटर्न बना के दे रखा होगा, या एक चार्ज सिंगल चार्ज होगा तो उसका, या एन नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो उनका, तो अगर एन नंबर ऑफ चार्ज है किसी भी पैटर्न में अरेंज्ड हैं, ठीक है, मान लो ट्रायंगल है, 3 चार्ज हैं, तो ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज लगा दिए उन्होंने। तो अगर वो पूछे आपसे कि मोनोपोल मोमेंट बताइए, कि कोई भी 3 चार्ज है, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर के ऊपर रख दिए उन्होंने, और आप बताइए कि उसका मोनोपोल मोमेंट कितना रहेगा। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, समीशन ऑफ क्यू ऑफ एन, जितने नंबर ऑफ चार्ज है उनका जितने कुलोम ऑफ चार्ज है, मतलब एक कुलोम का है, 1 2 कुलोम का है, -3 कुलोम का है, तो मोनोपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 -3 दैट इज 0। तो मोनोपोल मोमेंट कितना हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। यानी कि जो भी चार्ज है सभी को ऐड कर दीजिए, n = 1 से लेके कैपिटल N तक, ठीक है। n नंबर ऑफ चार्ज का डायरेक्ट सम क्या कहलाएगा, मोनोपोल मोमेंट कहलाएगा। दूसरी टर्म आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे कि समीशन ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ चार्ज। मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ चार्ज है, तो किसी भी एक चार्ज को आप ले लीजिए एज एन ओरिजन, कोई भी एक चार्ज उसमें से उठाएंगे वो क्या कहलाएगा, वो ओरिजन ले लो। अब वहाँ से दूसरे जो चार्ज है उनको मल्टीप्लाई करते रहो उनकी डिस्टेंस के साथ, और सभी को डायरेक्ट सम लिखते जाओ। तो जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा लास्ट में वो क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट चार्ज। ओके, नेक्स्ट जो टर्म आती है वो कई बार हमसे डायरेक्ट पूछता है क्या, कि आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, नंबर ऑफ चार्ज दे रखे हैं, तो उनका मोनोपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कि इसका मोनोपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट जो होगा वो पोटेंशियल आर पे कैसे डिपेंड करेगी। क्वाड्रपोल मोमेंट की पोटेंशियल या इसका जो, ठीक है भाई, तो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक, या डायरेक्ट बोल देगा, जैसे कोई ट्रायंगुलर चार्ज है, ट्रायंगल बना दी, 3 चार्ज रख दिए, तो वो पूछ लेगा भाई डायरेक्ट बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो किस तरह से डिपेंड करेगा। या मान लो कोई 4 चार्ज अरेंज कर दिए, या कोई मान लेते हैं कोई क्यूब है, तो क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर 8 चार्ज हो जाएंगे, तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से आर के ऊपर डिपेंड करेगा, या पोटेंशियल जो रहेगा वो आर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आपका मोनोपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में आपको मोनोपोल मोमेंट जो है वो पोटेंशियल पे किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल से कैसे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आर से माइनस आर की पावर -1 हमेशा ज़्यादा रहेगा, मतलब 1/r है तो ये 1/r² रहेगा, हमेशा एक ज़्यादा रहेगा। पोटेंशियल की जो वैल्यू रहेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा उससे -r पावर ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पहले केस में पोटेंशियल 1/r है, प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/r² है। दूसरे डाइपोल मोमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पोटेंशियल 1/r² है, इससे एक पावर ज़्यादा 1/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/r³ हो जाएगा। क्वाड्रपोल मोमेंट है तो पोटेंशियल जो रहेगा वो 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो उससे एक पावर ज़्यादा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा 1/r⁴ के। ऑक्टापोल में अगर बात करें तो 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 1/r⁵ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट याद रखिए, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास टाइम की कमी रहती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ट्रिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4 चार्ज हैं
2 है प्लस क्यू और 2 चार्ज है माइनस क्यू के, ठीक है, 2 पॉजिटिव क्यू चार्ज है और 2 माइनस क्यू चार्ज है। आर कैप्ट फिक्स एट द 4 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर। फिगर में दर्शा रखा है अभी कि 4 चार्ज है हमारे पास, वो इस तरह से अरेंज है स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर। एट ए पॉइंट पी, ये वाला कोई पी पॉइंट है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर ग्रेटर देन ए से ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर आर जो है वो ए से बड़ा है, तो यानी कि कुछ ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर वो एक पॉइंट है। वहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है कि पोटेंशियल जो है वो आर पे कैसे डिपेंड करेगा। अब पोटेंशियल कैसे डिपेंड करेगा वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म आती है क्या, मोनोपोल मोमेंट। तो मोनोपोल मोमेंट क्या होता है, मोनोपोल मोमेंट हमने बताया था सम ऑफ चार्ज क्यू। तो सम ऑफ चार्ज क्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो टोटल कितना हो गया 0, यानी कि मोनोपोल मोमेंट इसका 0 है। तो मोनोपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, समझ गए, ओके। दूसरा पॉइंट आता है क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, समेशन ऑफ क्यू इंटू आर, समेशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई। अगर किसी भी पॉइंट को ओरिजिन लेके चलें तो वहाँ से समेशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे के सारे हमारे पास आर डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसके ऊपर डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आर डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट जो समेशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई अगर निकालें, समेशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो पहले चार्ज लेंगे तो क्यू ओरिजिन ले लो कहीं पर भी, ठीक है, मान लो यहाँ पर ही ले लिया हमने सेंटर में ही, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, सभी की डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे के सारे चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ओरिजिन से पी पॉइंट के ऊपर इन चारों की वजह से हमें क्या निकालना है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यू आर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी वो हमें बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस है, तो समीशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई वो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू तो ये प्लस क्यू है, तो यहाँ से आर मान लो, आर डिस्टेंस मान लिया हमने, कोई भी स्मॉल डी मान लिया, स्मॉल डी डिस्टेंस पे ये है, यहाँ से स्मॉल डी पे ये है, स्मॉल डी पे ये है, स्मॉल डी डिस्टेंस पे ऊपर ये है, तो सभी की वजह से समीशन ऑफ क्यू आर आई इंटू आर आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मोनोपोल मोमेंट भी 0 है और डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पे 0 है, दोनों के दोनों मोमेंट कितने हो जाएंगे, 0 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब मोनोपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट दोनों ही 0 हैं तो आप ये सिर्फ ध्यान रख लेना कि सिर्फ 4 ही चार्ज हैं तो क्वाड्रुपल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रुपल मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्वाड्रुपल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास है, क्वाड्रुपल मोमेंट के अंदर पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होता है, अभी हमने बताया था, अभी इससे पहले ही एक टेबल बना रखी थी ना, तो वहाँ पे मोनोपोल मोमेंट में पोटेंशियल होता है v बाई 1/r के, डाइपोल में प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, और क्वाड्रुपल में होगा 1/r क्यूब के, ठीक है। तो 1/r क्यूब के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले ऐसे ही तो E क्या हो जाएगा, इससे एक पावर जोड़ा, तो 1/r की पावर 4 के कितना हो जाएगा, 1/r की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E की प्रोपोर्शनलिटी अगर पूछे आपसे तो E हो जाएगा यहाँ से 1/r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए 4 पॉइंट q माइनस क्यू बाई 2, q और माइनस क्यू बाई 2 बी प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, लेट अनदर चार्ज माइनस क्यू बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। लेट वी आर बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r ग्रेटर देन a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, देन v ऑफ ट्वाइस ऑफ r डिवाइडेड बाई v ऑफ r इज, ठीक है। v ऑफ 2r, तो 2r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल बताओ और v ऑफ r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल बताओ और दोनों का रेशियो कैलकुलेट करो, ये बताना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ से सोल्व करेंगे भाई इसको। तो देखो क्या है, पहले तो इसका मोनोपोल मोमेंट देखेंगे, तो मोनोपोल मोमेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज का सम, जितने भी चार्ज है हमारे पास सिस्टम में वो सभी का सम करो, तो सभी का सम करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 0, तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ गई मतलब मोनोपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके।
डाइपोल मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या था, समेशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई। कोई भी चार्ज क्यू है उसको ओरिजिन से जिस डिस्टेंस के ऊपर एग्जिस्ट है वहाँ से इसको सम कर दो। तो पहले वाला चार्ज ले लिया क्यू, उसके ओरिजिन पे एक दूसरा चार्ज हमने रखा था उसको देख लिया, जैसे ये था, ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास ये ओरिजिन पे रखा है। यहाँ से सभी की डिस्टेंस हम निकालेंगे और उस डिस्टेंस के साथ इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ओके, तो ये देखो भाई, ये वाला हो जाएगा हमारे यहाँ पे समीशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई। इसको जब ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी जीरो आ गई। तो क्वाड्रपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, मोनोपोल मोमेंट भी जीरो है। तो क्या होगा, क्वाड्रपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रपोल मोमेंट हो गया। तो क्वाड्रपोल मोमेंट के अंदर पोटेंशियल V जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r ऑफ क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, V ऑफ ट्वाइस ऑफ R डिवाइडेड बाई V ऑफ R। तो ट्वाइस R की जगह ट्वाइस ऑफ R लिख दो। तो ऊपर वाले के लिए होगा 1/2R का क्यूब और नीचे वाले के लिए हो जाएगा 1/R का क्यूब, और डिवाइड के भी नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 2R का क्यूब और ऊपर हो गया R का क्यूब, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8। तो V ऑफ ट्वाइस ऑफ R डिवाइडेड बाई V ऑफ R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/8 के इक्वल हो गया। ये हमारे पास हो गया आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमें डायरेक्ट V की वैल्यू पता था कि R के प्रोपोर्शनल ऐसे होगा, तो हमने डायरेक्ट उसका आंसर निकाल दिया। वरना देखो कितना लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, इसको सारे को कैलकुलेट करना पड़ता, सारे फॉर्मूले यूज करते, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं और हमारे पास आंसर कहीं ना कहीं गलत हो जाता। तो ये जो हमारे पास जो टेबल हमने बताई थी आपको, उसको राइट डाउन कर लेना और उसको अच्छे से आपको याद करना बहुत ज़रूरी है भाई, उसको अच्छे से रट लेना। ये ध्यान रख लेना कि जो पोटेंशियल है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक पावर ज़्यादा रहेगा हमेशा। जैसे मोनोपोल में पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² हो जाएगा। डाइपोल में पोटेंशियल 1/r² है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सी है, आराम से याद हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्ज इज स्केच बिलो। 4 चार्ज हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन हमें बता रखी है भाई। ठीक है, एट ए लार्ज डिस्टेंस आर द लीडिंग एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू बता रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन से देखो भाई, यहाँ से अगर हम ऐसा माने कि लाइन बाहर निकल रही है तो यहाँ पे अंदर जा रही है, या फिर यहाँ से बाहर निकल रही है तो यहाँ पे अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ से अगर बाहर निकलता देखें तो यहाँ से अंदर जाती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ से बाहर निकलता देखें तो यहाँ से अंदर जाती हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से तो लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे अंदर जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि 2 तो पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 नेगेटिव चार्ज हैं। देखते हैं, देखो भाई, यहाँ पे एक मान लिया नेगेटिव क्यू चार्ज है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक क्यू है, तो 4 चार्ज हो गए। मोनोपोल मोमेंट निकालेंगे तो सम ऑफ चार्ज कितना हो गया, 0। तो मोनोपोल मोमेंट तो 0 है। कहीं पे भी ओरिजिन मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ सेंटर में हमने इसका ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन मान के और वहाँ से फिर हम ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है सारे के सारे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर मोनोपोल डाइपोल मोमेंट 0 है तो क्वाड्रपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो वहाँ पे V ऑफ R प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r³ के। तो इस तरह से आप डायरेक्टली डिपेंड ऑन R के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा, क्वेश्चन मोस्टली ऐसा ही आता है कि R पे डिपेंड कैसे करेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से ये निकाल सकते हैं भाई। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारे पास वो आता है पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे। तो पोलराइजेशन क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ पोलराइजेशन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा,
पोलराइजेशन कहलाएगा। डाइपोल मोमेंट को हमने स्मॉल p से डिनोट किया था, पोलराइजेशन को हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल P क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q इंटू डी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो D से D कैंसिल आउट होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन कहलाएगा भाई। ठीक है, अगर बाउंड पोलराइजेशन, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या तो पोलराइजेशन निकालेंगे, पोलराइजेशन के अलावा फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अगर पोलराइजेशन आपको गिवन है तो आपको बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए, या फिर गिवन पोलराइजेशन की वजह से आप बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालिए। ठीक है, तो इस तरह ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको आप ये समझ लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बना करके और इनको राइट डाउन कर लीजिए। ये एक तो ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस के रिगार्डिंग तीनों को मिला करके एक क्वेश्चन आपके पास बन ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म में अगर गॉस लॉ की बात करें डिफरेंशियल फॉर्म में, तो डिफरेंशियल फॉर्म में गॉस लॉ बन जाएगा डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी पोलराइजेशन के बराबर हो जाएगा। डी जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी के बराबर हो जाएगा। और इंटीग्रल फॉर्म में बात करें तो डी डॉट डी एस जो होगा वो चार्ज क्यू इन फ्री स्पेस एफ, क्यू ऑफ एफ के बराबर हो जाएगा डी डॉट डी एस। ओके, यहाँ पे जी डी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन ई के बराबर होता है। डी जो होता है वो एप्सिलॉन ई के बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और पोलराइजेशन पी जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एक्साई ई इंटू ई के बराबर हो जाता है। तो फ्री स्पेस के अंदर बताया कि हमें एक्साई ई जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन जो होगा वो 0 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्री स्पेस के अंदर पोलराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, पोलराइजेशन की वैल्यू 0 रहेगी फ्री स्पेस में। ये इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बात है, राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास वो आती है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, तो हमें पता है कि भाई कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो उसके अंदर जो चार्ज होगा कैपेसिटर के अंदर वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट कांस्टेंट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाई वी के बराबर यहाँ से हो जाएगा कि कैपेसिटेंस जो होगी कैपेसिटर की वो किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ये याद रख लेना। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो उनकी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कितनी हो जाएगी। अगर कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बीच का सेपरेशन d है और टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d के बराबर हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d के बराबर हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। पैरेलल प्लेट ना होकर के दो हमारे पास रिंग है, मान लो सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल क्या है, जैसे एक तो अंदर से खोखला है और बाहर एक और उसके ऊपर सिलेंड्रिकल ही मान लो लेयर बना दी, दोनों के बीच में हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बरा है। तो यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं डाला हुआ है, सिर्फ दो हमने सर्कल बना दिए कि ये एक मतलब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया जो हमारे पास मार्केट में आते हैं, सेल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो वो अंदर से होलो कर दिया हमने, एक हमने कर दिया R1 डिस्टेंस रेडियस है अंदर वाली और बाहर की रेडियस होगी R2। अंदर वाले के ऊपर चार्ज Q है और बाहर वाला जो सरफेस है उसके अपने ऊपर हमने चार्ज कर दिया माइनस ऑफ Q। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू C बाई वी होता है, तो Q इज इक्वल टू C बाई वी। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 के बराबर हो जाएगी। 1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई माइनस R1 बाई R2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, और जिसके लिए R1 इनर रेडियस है और R2 आउटर रेडियस है।
अगर R2 को इनफाइनाइट पे ले जाएं, अगर R2 इनफाइनाइट पे चली जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रेडियस रहेगी R1, तो R2 की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा 1/R2 की वैल्यू 0, तो ये R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 4πε0 R1, किसके बराबर हो जाएगा 4πε0 R1 के बराबर हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर अगर R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये सारी जो टर्म्स हैं आप साथ साथ राइट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है, रेजिस्टेंस पड़ा होगा, रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट लिखा जाता है कि टोटल जो R होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो R1 + R2 + R3 + R4 डायरेक्ट होता है। लेकिन कैपेसिटर में थोड़ा सा उल्टा होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है रेसिप्रोकल सम, डायरेक्ट जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। तो रिजल्टेंट जो C होगा वो हो गया 1/C = 1/C और प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इस तरह से अप टू 1/Cn के बराबर हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस जो होंगे वो रेसिप्रोकल सम होते हैं, तो कैपेसिटर यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल जो कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर के n नंबर होगा, अगर कैपेसिटर हैं तो वो डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3 अप टू Cn के बराबर हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और एक होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। तो कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है, उन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो पैरेलल लेयर्स होते हैं। तो दोनों पैरेलल जिनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उन दोनों के बीच में हमने पहली बार क्या किया, एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस T है। ठीक है, ये T इज़ द थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि उसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टिंग स्लैब होगी उसमें E क्या होगा 0 होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ होगा नहीं, तो यहाँ से कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगी ε0 A डिवाइडेड बाई D जो था उस D में से इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस जो है T वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो C क्या हो जाएगा ε0 A डिवाइडेड बाई D - T दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, अगली बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब की जगह है उतनी ही थिकनेस की यानी कि T थिकनेस की ही हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वो E डिवाइडेड बाई K के बराबर होता है। तो यहाँ से जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट क्या पड़ेगा कि C जो होगा वो ε0 A डिवाइडेड बाई D - T तो था ही, प्लस T/K, T का जो T थिकनेस की स्लैब है उसका अपना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो वो क्या हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा नीचे डिवाइड में कि प्लस T/K। ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर अगर निकालनी हो तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का डायरेक्ट फार्मूला है 1/2 QV या 1/2 Q²/C। अगर V की टर्म में ना दे रखा हो C दे रखा हो तो 1/Q²/C। तो ये हो गया कैपेसिटर से रिलेटेड हमारे पास सभी जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ से आ जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, यहीं से पूछने वाला है आपसे जो भी पूछेगा। अगला जो है वो है मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है।